आज का ये पहला वीडियो एक इंडियन इशू पे है और वो इशू है डायमंड एक्सपोर्ट्स। डायमंड एक्सपोर्ट्स पे जो ट्रंप के टैरिफ की जो गाज गिरी है उसके पीछे यहूदी कॉन्स्पिरेसी है, जूविश कॉन्स्पिरेसी है। अब इस बात को कोई नहीं कहेगा, इस बात को कोई नहीं कहेगा। केवल कुछ चंद लोग हैं दुनिया में जिनसे मैं संपर्क कर रहा हूं जो खुद डायमंड बिजनेस में, क्योंकि डायमंड बिजनेस भारत का वो गुजरात में केंद्रित है और गुजरात वो जगह है जिसने नरेंद्र मोदी को बनाया। और अब सबसे ज्यादा गाज गिर रही है डायमंड ट्रेड पे और उसमें यहूदियों की कॉन्स्पिरेसी है, जूइश कॉन्स्पिरेसी है, इजरायली कॉन्स्पिरेसी। अब बताओ, अब इस मसले पे हम क्या कहें? हम आपको थोड़े से आंकड़े बताएंगे। ट्रंप के टैरिफ जो लगे हैं 50%, 25% थे पहले, फिर 50% हो, उनका असर पूरी अर्थव्यवस्था पे पड़ा है। खासतौर पे 3 फील्ड, टेक्सटाइल्स, लेदर और शू मेकिंग, और उसके साथ साथ डायमंड, जेम्स एंड ज्वेलरी। ये 3 जो भारत के बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर्स थे। और आपको बताएं, इंडिया का अमेरिका से जो एक्सपोर्ट है वो सरप्लस में था। अमेरिका इज द ओनली कंट्री जिससे हमारा ट्रेड सरप्लस में है। चाइना से हम $100 बिलियन डेफिसिट में हैं, लेकिन अमेरिका से हम $45 बिलियन फायदे में थे। अब वो सारी चीजें खत्म होने जा रही, क्योंकि 4% टैरिफ था पहले, अब 25% लगा, उसके बाद अभी 25% और लग गया। सवाल लेकिन यहां राजनीतिक है, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। सवाल आर्थिक नहीं है, हालांकि आंकड़ों के बारे में बात होगी। और अभी मैं फिलहाल लेदर या शू मेकिंग या टेक्सटाइल्स के बारे में बात नहीं करूंगा, उसको मैं अलग रखूंगा। डायमंड के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि इसमें वो इजरायली जूइश एंगल है। अब आप देखिए, आंकड़े समझिए। भारत का जो आप टोटल जेम्स, ज्वेलरी और डायमंड में जो टोटल एक्सपोर्ट रफली आप समझ लीजिए 32 बिलियन डॉलर्स था। ये 2023 की बात है, फिर थोड़ा कम हुआ, $28 बिलियन। उसके बाद मतलब टैरिफ लगने से पहले ही थोड़ा कम हो गया था, और अभी वो और कम होगा, क्योंकि अब तो टैरिफ लग गए, अब तो खैर भगवान ही मालिक है। लेकिन आपको बताएं कि ये जो टोटल $32 बिलियन का एक मोटा मोटी जो जेम्स, ज्वेलरी और डायमंड में ट्रेड था, इसमें डायमंड का जो हिस्सा है वो करीब $8 बिलियन था। और $8 बिलियन में से $7 बिलियन यूएस में जाता था, जो डायमंड्स का एक्सपोर्ट है। और भारत की जो खासियत यह है कि उसकी जो फिनिश्ड भी नहीं, कट, फिनिश्ड और पॉलिश डायमंड्स, उसमें भारत की खासियत। दुनिया के जितने डायमंड्स दुनिया में हैं, जो एक होता है अनकट डायमंड, जो रफ डायमंड होता है, और फिर कटिंग और पॉलिशिंग उसकी होती है। तो कटिंग एंड पॉलिशिंग और जगह भी होती है, इजराइल में भी पॉलिशिंग होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में 90% जो वर्ल्ड के अनकट डायमंड्स हैं, रफ डायमंड्स हैं, वो भारत आते हैं। और सूरत में और गुजरात की तमाम जगहों पे बड़े बड़े जो गुजराती बनिया और जो गुजराती मारवाड़ी कह लीजिए, उनको बहुत बड़ा एक हिस्सा है, जैन भी है कुछ, बहुत बड़ा हिस्सा जो वहां पर केंद्रित। और करीब इस पूरी इंडस्ट्री में जो डायमंड्स को कट करना, उनको पॉलिश करना, उनको फिनिश करना, इसमें करीब 1 मिलियन से 10 लाख से ऊपर वर्कर्स एम्प्लॉयड। इससे बड़े बड़े जो गुजरात का जो एक धनाढ़ हिस्सा है, बड़ा धनाढ़ हिस्सा है, वो इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। अब और इसी हिस्से ने नरेंद्र मोदी को खड़ा किया। और देखिए पॉलिटिकल, एक देखिए क्या पहलू। और नरेंद्र मोदी कौन? जो इजरायली एजेंडा इंडियन पॉलिटिक्स में लाए। इजरायली एजेंडा 91 के बाद ही आ गया था, जब हमने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया। लिबरलाइजेशन के बाद कांग्रेस की सरकार थी। मूल जो ब्लेम है इस चीज की, अगर हमें किसी को ब्लेम करना है तो वो कांग्रेस को करना है। लेकिन कांग्रेस ने 1991 और 2014 के बीच 5 साल बीच में अटल बिहारी सरकार आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी की, उसको भी ब्रॉडली थोड़ा एक साफरन कांग्रेस एक सरकार मान लीजिए। लेकिन जो पूरी एक बात यह है कि इस 1991 से 2014 तक अमेरिकन इन्फ्लुएंस में तो भारत था, इजराइल के इन्फ्लुएंस को थोड़ा पीछे रखा था। इजराइल का इन्फ्लुएंस बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ा उस दौर में, कांग्रेस के दौर में। और उसमें 93 बॉम्ब ब्लास्ट में जिस तरीके से टॉर्चर हुआ,
जो अक्यूज थे उसमें ज्यादातर सब छूट गए, लेकिन जो उसको उनका भयंकर टॉर्चर, वो उसकी कहानी केवल मुझे पता है, और क्योंकि उसकी किताब तक पब्लिश नहीं हुई है। उसमें मोसाद के लोग आए थे इंडियंस को टॉर्चर करने, 93 बम ब्लास्ट के बहुत सारे जो अक्यूज हैं उनको। ये पूरी आप चौंक जाएंगे, मेरे पास क्या क्या है, मैं क्या बताऊं। उसके बाद जो बम ब्लास्ट इंडियन मुजाहिदीन के नाम पे हुए, जो मालेगांव ब्लास्ट हुए, ये एक तो इंडियन मुजाहिदीन के नाम पे जो ब्लास्ट हुए उसमें मोसाद का हाथ कहीं ना कहीं था। उसके बाद जो मालेगांव ब्लास्ट हुए, मक्का मदीना ब्लास्ट हुए, जो सो कॉल्ड जो एक तरह से कहिए कि एक संघी प्लान लेके जो लोग, कुछ लोग आतंकवाद को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, भारत को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना चाह रहे थे 2021 तक, और उसमें इजराइल उनको रिकग्नाइज करने वाला था, जिसमें साध्वी प्रज्ञा और सब लोग थे जो अभी छूटे हैं। हालांकि करकरे ने उस समय चार्जशीट फाइल की थी, करकरे को मार दिया गया। वो सारी चीजें उसके पीछे हैं, तो उसका रोल रहा है। मोसाद का रोल भारत के इंटेलिजेंस फील्ड में बहुत ही खतरनाक गंदा रोल कांग्रेस के समय रहा है, जो कांग्रेस ने कभी एक्सपोज नहीं किया, होने नहीं दिया। मैं तो उस समय एक अंतिम दौर में कांग्रेस के साथ भी था 2009 से लेकर 2014 तक, और मैंने बहुत कोशिश की। दिग्विजय सिंह हमारे साथ थे, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर उन्हीं को इतना बदनाम कर दिया, वो भी पीछे हट गए। उनका वो इस मामले में उनकी कमजोरी थी, वो पीछे हट गए, हम लोग डटे रहे। उसके बाद 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई, तब तो फिर पूरी तरह से खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया। फिर क्या केवल मोसाद नहीं, बल्कि इजराइल के बिजनेस इंटरेस्ट यहां खुल गए, जो बिजनेस इंटरेस्ट पहले नहीं खुले थे। और उन बिजनेस इंटरेस्ट में जो हथियारों में और जो अडानी के साथ जो समझौते हुए हैं, जिस तरह से इजरायली ड्रोन्स बनना शुरू हुए, उसके बाद इंडियन वर्कर्स 7 अक्टूबर के बाद वहां पर एक तरह से वर्कर्स एक्सपोर्ट किए गए, 4000 इंडियन वर्कर्स, वो सब अपनी जगह। लेकिन ये आप सोचिए, इजराइल जो है भारत का सबसे बड़ा कंपेटिटर है डायमंड मार्केट। अच्छा, डायमंड में मैं आपको बता दूं, फिर से मैं आंकड़ों पे आता हूं। जैसे मैंने कहा कि $8 बिलियन लगभग भारत का एक्सपोर्ट है डायमंड्स में, उसमें $7 बिलियन यूएस को जाता है। और भारत का जो शेयर है ग्लोबल मार्केट में डायमंड के एक्सपोर्ट्स में 18% है। टोटल जेम्स ज्वेलरी भी मिला ले तो 33% है, लेकिन चलिए डायमंड्स में 18% है। इजराइल का 7% और साउथ अफ्रीका का केवल 2%। और इजराइल जो है वो भारत से एनवी करता था। कैसे? वो पता लगता था जब आप हांगकांग, बैंकॉक, वेगस, लास वेगस, अमेरिका में बड़े बड़े जो एग्जीबिशन होते थे डायमंड के, उसमें इंडियन कंपनीज डोमिनेट करती थी, बहुत ही आलीशान तरीके से डोमिनेट करती थी। अब इसमें देखिए, मैं पिक्चर्स आपको दिखाने लग जाऊं, ये लग जाऊं, उसमें टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको एकदम स्टार्क और रॉ उसमें दे रहा हूं। मैं इसमें बनाऊंगा क्योंकि एक प्रमुख, मैं उनका नाम नहीं लूंगा अभी, लेकिन एक जो खुद डायमंड का काम करते हैं और उनकी एक पोजीशन, सेकुलर पोजीशन है, मशहूर पर्सनालिटी है, डायमंड का खुद काम करते हैं, लोगों को नहीं पता कि वो करते हैं ऐसा, हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं, वो इस चीज के लिए बोलने के लिए राजी हुए। और अगर मैं उनको ले आ सका, मैंने बहुत अभी एक तरह से उनसे मिन्नत कर रहा हूं कि आके वो कुछ बोलें, तो हम यहां पर उनका इंटरव्यू भी करेंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि इसके पीछे ये जो ट्रंप के टैरिफ्स लगे, और ट्रंप का आप जानते हैं सबसे ज्यादा दोस्त कौन है? इजराइल। अभी कल की बात है, गाजा में फैमिन चल रहा है, गाजा में कत्लेआम हो रहा है। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप तो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, आप जानते हैं कितने गाजा के सिविलियन शहीद हो चुके हैं, ज्यादातर औरतें और बच्चे। एड के नाम पे वहां गोली चलाई है, 1200 से ऊपर लोग एड सहायता लेने वाले वहां मारे गए, कितने लोग गायब हो गए। अभी तो कुछ नहीं पता हम लोग को। 10,000 से ऊपर लोग जेल में, हजारों बच्चे जेल में, महिलाओं के साथ वहां क्या हो रहा है, पुरुषों के साथ क्या हो रहा है, रेप की खबरें आती हैं रोज। अब ये जो देखिए बात है, अब यहां पर सबसे करीब नेतन्याहू का कौन है? ट्रंप है। और इस वॉर में जो नुकसान हुआ है, इजराइल की इकोनॉमी 5% कॉन्ट्रैक्ट कर दी, एक्चुअली 3.5% कॉन्ट्रैक्ट की है, और उसकी जीडीपी में 5% की गिरावट आई है। और ये गिरावट बढ़ने का अंदेशा है, बहुत बहुत ज्यादा। मतलब जहां पर देखिए 10% से ऊपर जाएगा मामला, तो इजरायली इकोनॉमी में एक तरह से डिप्रेशन आ जाएगा, उसमें फिर बेरोजगार सड़कों पे होंगे, मतलब लिटरली
आंदोलन करे ना करे, लेकिन ये जो देखिए पूरी स्थिति है, इसमें सीधी बात है कि इजराइल को डायमंड मार्केट का बड़ा एक बेस चाहिए और भारत को वो जैसे, क्योंकि इजराइल जो है वो उसकी भी पॉलिशिंग इंडस्ट्री पर भारत के मुकाबले नहीं है। भारत में मैं बता रहा हूं 90% दुनिया के अनकट डायमंड्स, रफ डायमंड्स आते थे, अभी भी आते हैं, लेकिन अब टैरिफ्स लगने के बाद, क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट जब कम हो जाएगा तो जो और कारखाने हैं उससे जुड़े हुए जो कटिंग और पॉलिशिंग केवल करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते, उनको वो भी प्रभावित होंगे। हर तरफ से ये समस्या है। और देखिए फर्क, देखिए इजराइल का अभी जैसे मैंने बताया कि डायमंड एक्सपोर्ट्स में फिनिशिंग और कटिंग के अलावा डायमंड एक्सपोर्ट्स में इंडिया का 18% शेयर, अमेरिका के मार्केट पे इंडिया का बहुत बड़ा कब्जा, और अमेरिका दुनिया में जो है डायमंड्स जितने भी देश खरीदते हैं मतलब फिनिश डायमंड, उसमें से 30% से ज्यादा वर्ल्ड में अमेरिका के कंज्यूमर्स लेते हैं। और भारत के जो डायमंड्स हैं वो जो मतलब और भी जगह जाते हैं और भी, लेकिन अमेरिका से ज्यादा कहीं नहीं। और इसलिए अगर वो देखिए अमेरिका से जो $7 बिलियन भारत एक्सपोर्ट करता है, और आपको बता दें कि डायमंड एक्सपोर्ट से भारत का जो फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज डायमंड एक्सपोर्ट, the money, income or revenue generated from diamond export। तीसरा सबसे ज्यादा इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और इंडिया 1991 में एक बार कंगाल हो चुका है, आप लोग जानते हैं, और वहां पर फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया था पूरा, जिस भी उसकी बहुत सारी वजह थी, वो उस पर जाएंगे कभी। लेकिन अभी जो देखिए एक सिचुएशन, अभी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत मजबूत है, लेकिन उसमें सबसे तीसरा बड़ा कंट्रीब्यूशन है डायमंड एक्सपोर्ट का, वो आपका आधे से भी कम होने जा रहा है, 25 से 50%। और इसमें डायमंड ट्रेड में क्या होता है कि पहले से जो एक्सपोर्टर्स हैं वो बैंक से क्रेडिट लेते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें स्टॉप गैप मेजर्स होते हैं। अब उसकी बहुत सारे टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे तो शायद लोग ना समझ पाए, लेकिन इसमें मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूं कि जो पूरे क्रेडिट का मामला, बैंक्स क्रेडिट नहीं देंगी क्योंकि उनको पता है कि ये जो डायमंड्स हैं इतना महंगा कोई खरीदेगा नहीं, और जो अमेरिकन कंज्यूमर है वो डायमंड्स के लिए अब इजराइल की तरफ देखेगा, और इजराइल इंडिया से कहेगा हमको बेचो सस्ते में और हम महंगे में बेचेंगे। ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, और ये कोई भी किसी भी भारतीय राष्ट्रवादी को ये बात नहीं पता है, किसी ने एक्सपोज भी नहीं की, सब फर्जी है। इसलिए देखिए मुझे आती है गुस्सा, क्योंकि यहां पर सच बोलना इस तरह की चीज, अब फिलिस्तीन पे देखिए मेरे व्यूज कम हो रहे हैं, लगातार मेरे व्यूज कम हो रहे हैं। मैंने आप लोगों से भी अपील की, उस पर भी बहुत थोड़ा सा रिस्पॉन्स आया, लेकिन अब मैं ये वीडियो जारी करूंगा। मैं अब ये भारत के संबंध से संबंधित है, शायद आप लोग इसको देखें, इसको समझें, लेकिन इसको आगे बढ़ाना आपका भी काम, और इसको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों को बताएं उसके बारे में। और शाम का जो वीडियो है वो आएगा आज करीब 8:30-9 के बीच में, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि 8:30-9 के बीच आ जाए। उसके पहले देखिए ये हमारा एक इंडिया पे वीडियो था, इसको आप देखिए, अप्रिशिएट करिए, और भी देखिए मैंने जिस इंटरव्यू की बात की है वो उस इंटरव्यू को मैं लेके आऊंगा, और बड़ा धमाका इस मुद्दे पे होगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।